हाँ यस फ्रेंड्स, हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में अब इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट्स में इंस्ट्रूमेंट्स के नाम पे पढ़ रहे हैं पोटेंशियोमीटर। जैसा कि नाम से क्लियर है, पोटेंशियल नापता है। परंतु ये बड़ा इंटरेस्टिंग इक्विपमेंट है, क्योंकि इसमें जब जितने भी जो डिफ्लेक्शन इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना, जिनमें भी डिफ्लेक्शन होता है, वोल्टमीटर एमीटर में पढ़ेंगे, गैल्वेनोमीटर पढ़ा था, जिनमें डिफ्लेक्शन होता है तो उनमें हमेशा डिवाइस डिफ्लेक्शन के लिए कुछ करंट ड्रॉ करती है, क्योंकि करंट जाएगा तभी तो उसकी मूविंग असेंबली में टॉर्क लगेगी। तो पोटेंशियोमीटर वर्सेस वोल्टमीटर की एक्चुअली अगर बात करें तो वोल्टमीटर से भी वोल्टेज नापते हैं, लैब में आपने यूज किया होगा। पोटेंशियोमीटर से भी कोई वोल्टेज नापते हैं। पोटेंशियोमीटर की रीडिंग तब आती है जब रीडिंग नहीं आती है, मतलब जब वही गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता है। तो पोटेंशियोमीटर लिख दीजिए, पोटेंशियोमीटर is an indirect measuring instrument. Is an indirect measuring instrument. At balance point, no current is drawn. At balance point, no current is drawn. So potentiometer always gives exact reading. ये और धीरे धीरे पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। Potentiometer always gives exact reading, while a voltmeter always reads a little less. वोल्टमीटर हमेशा थोड़ा कम पढ़ के बताता है, इस बात को स्टार लगा दीजिए, ध्यान दीजिए इस बात पे। वोल्टमीटर ऑलवेज रीड्स अ लिटिल लेस। जब वोल्टमीटर को भी पढ़ लेंगे तब ये रीजन आपको समझ में आएगा। पर पोटेंशियोमीटर और वोल्टमीटर में क्या फंडामेंटल एडवांटेज डिसएडवांटेज है वो शुरू से जानना जरूरी है, वरना दोनों एक ही चीज है। पोटेंशियोमीटर में डायरेक्ट आप वोल्टेज पढ़ लेते हैं, यहाँ डायरेक्ट वोल्टेज नहीं पढ़ते हैं, यहाँ पहले लेंथ पढ़ते हैं, फिर लेंथ को एक ग्रेडियंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको पूरा वोल्टेज आता है। ये डायरेक्ट रीडिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ये इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, पर ये एग्जैक्ट रीडिंग देता है। ओके, चलिए हम इसके सीधे कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन, इसमें एक प्राइमरी सर्किट होता है और एक सेकेंडरी सर्किट होता है। पहले प्राइमरी सर्किट की बात करते हैं। प्राइमरी सर्किट में यहाँ एक बैटरी है, इसके ईएमएफ को हम ईपी लिख देते हैं, तो ये प्राइमरी सर्किट की है। और इसको बैटरी का एक इंटरनल रेजिस्टेंस हो सकता है, बैटरी का रेजिस्टेंस, या सीरीज में भी यहाँ कई बार एक रेजिस्टेंस जोड़ते हैं। इस पूरे रेजिस्टेंस को मैं आरपी कह देता हूँ, प्राइमरी सर्किट का रेजिस्टेंस है। चाहे ये बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस हो और एक सीरीज में आर भी जोड़ा हो उसने, इन दोनों को मिला के मैं इसे प्राइमरी सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कह देता हूँ। और फिर यहाँ हम लोग वायर कनेक्ट करते हैं, ये करीब 10 मीटर लॉन्ग वायर होता है, मतलब इसे इसकी लेंथ वेरी की जा सकती है। फंडामेंटली ये 10 मीटर लॉन्ग पोटेंशियोमीटर वायर। ओके, इसका रेजिस्टेंस लिख लेते हैं RW और इसकी एक्चुअल लेंथ लिख लेते हैं L, जनरल नाम। ये लेंथ को काफी बड़ा रखा जाता है, ये सिंबॉलिकली बताने के लिए हमने इसे 10 मीटर लॉन्ग वायर कह दिया। बेसिकली वायर की लेंथ को जनरल टर्म्स में बोलते हैं कि वायर की लेंथ है L, ठीक है। ये मे बी वायर का एंड A है और ये वायर का एंड B है। ओके, ये पोटेंशियोमीटर वायर भी वही सब बातें हैं जैसे मीटर ब्रिज में रहती हैं। ये कॉन्स्टेंटिन या मैंगनीज नामक अलॉयज का बना होता है, क्योंकि इन मटेरियल्स का जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है वो 0 है, तो टेम्परेचर के बढ़ने से इनके रेजिस्टेंस में चेंज नहीं आता। इनका जो अल्फा है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, वो लगभग 0 है। स्टैंडर्ड वायर है और रो इनका हम ज्यादा लेते हैं ताकि ये कॉम्पैक्ट वायर बन सके। तो अब प्राइमरी सर्किट का केवल काम ये है, प्राइमरी सर्किट का काम है इस सर्किट में करंट भेजना। तो प्राइमरी सर्किट में मैं करंट लिख लेता हूं, कितना है वो है टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, आरपी प्लस आर वायर। ये वो कभी कभी बोलेगा कि बैटरी का रेजिस्टेंस 2 ओम है और हमने यहाँ एक 10 ओम का रेजिस्टेंस और इंक्लूड किया है सीरीज में। बैटरी, पोटेंशियोमीटर वायर,
कि साथ में 10 ओम का रेजिस्टेंस इंक्लूड किया है, वो यही होता है, बैटरी के सीरीज में होता है। तो इस पूरे को मैंने फिलहाल सिंबॉलिकली आरपी कहा है, उसकी वैल्यू आपको सवाल में देखनी पड़ेगी। तो इसमें प्राइमरी सर्किट में हम सबसे पहले सर्किट में करंट निकालते हैं, इसके बाद मैं देखता हूं कि मुझे वायर में वोल्टेज कितना गिर रहा है। वायर पे आई एम इंटरेस्टेड इन बी वायर, वायर पे वोल्टेज कितना गिर रहा है। तो मैं सर्किट का करंट इनटू आर वायर, वायर पे जो वोल्टेज गिर रहा है वो है आई, करंट तो मैं यहां से निकाल लूंगा, ई पी अपॉन आर पी प्लस आर वायर इनटू आर वायर। तो हम लोगों ने स्टेप नंबर 2 में वायर का वोल्टेज निकाल लिया जो वायर में गिर रहा है। अगर 12 वोल्ट की बैटरी है तो लाइकली 1 वोल्ट यहां गिरेगा या 2 वोल्ट यहां गिरेगा और बचा हुआ 10 वोल्ट यहां गिरेगा। ठीक है, ये अगर हम ऐसा अगर एक फिक्स रेजिस्टेंस ले लेते हैं ना, एक रेजिस्टेंस तो जरा सा होता है, तो सारा वोल्टेज यहां इस रेजिस्टेंस पे गिर जाता है। हमने कोशिश ये की है कि ये जो वोल्टेज गिर रहा है, ये पूरा जो वायर है इसका ही पूरे का ही थोड़ा सा ऑल अलोंग इट्स लेंथ इट हैज सम रेजिस्टेंस। ये जो वायर है ऑल अलोंग इट्स लेंथ इट हैज सम रेजिस्टेंस। हम बोलते हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ, इसको नीचे लिखना है यहाँ पे डायग्राम के नीचे से, डायग्राम में नहीं लिखना है, रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर is distributed all along its length यूनिफॉर्मली। यूनिफॉर्म वायर हमने लिया है, तो ये वायर का ऑल अलोंग इट्स लेंथ कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है। उससे क्या होता है, जो वायर गिरा है, वोल्टेज गिरा है ना, वोल्टेज वो भी ऑल अलोंग लेंथ डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। फॉल ऑफ वोल्टेज across wire, मतलब पोटेंशियोमीटर वायर is also distributed uniformly across the entire length of the wire। ये इसका रेजिस्टेंस हमने पूरी लेंथ के अलोंग है, लंबा वायर लिया है। तो अगर मान लीजिए वायर पे 10 वोल्ट गिर रहा है, सपोज वायर पे 10 वोल्ट गिर रहा है, तो मुझे मालूम है यहां तक 1 वोल्ट गिर गया, मुझे मालूम है यहां तक 2 वोल्ट ड्रॉप हो गया, मुझे मालूम है यहां तक 3 वोल्ट ड्रॉप हो गया, मुझे मालूम है 4 वोल्ट यहाँ पे ड्रॉप हो गया। तो वेरियस पोटेंशियल के जो पॉइंट्स हैं वो मुझे वायर के ऊपर एक्सेसिबल। सपोज ये 10 वोल्ट यहाँ गिर रहा है, मतलब यहाँ का कोई तो पोटेंशियल आएगा, तो ये अलग अलग पोटेंशियल के जो पॉइंट्स हैं वो आपको एक्सेसिबल है। अगर ये एक छोटा सा रेजिस्टेंस होता तो सारा का सारा वोल्टेज यहाँ इतनी सी जगह पे गिर जाता। अभी नाउ दिस इज द डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर। अगर ये ऐसा रेजिस्टेंस होता ना, खाली ऐसा रेजिस्टेंस होता ना, तो हम इसको बोलते हैं लंप्ड रेजिस्टेंस है, लंप्ड पैरामीटर है, और वोल्टेज भी बस यही टपक जाता। तो हमें वेरियस वोल्टेजेस के पॉइंट्स एक्सेसिबल नहीं होते। अभी क्या है कि ये रेजिस्टेंस इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर, ये डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर है, तो पॉइंट्स ऑफ वेरियस पोटेंशियल आर एक्सेसिबल टू अस। मेन बात यही है, पॉइंट्स ऑफ वेरियस पोटेंशियल्स on the wire are accessible to us। हम एक्चुअली लैंग्वेज जो है, इसकी प्रॉपर लैंग्वेज है, उसमें अगर बात करें तो हमने बोलते हैं वायर के अक्रॉस हमने ग्रेडियंट एस्टैब्लिश किया है। लिख दीजिए, पोटेंशियल ग्रेडियंट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड अक्रॉस द वायर। यूनिफॉर्मली इसकी लेंथ पे वोल्टेज गिरवाया है। A potential gradient is established along the length of wire। प्राइमरी सर्किट का पर्पस यही है कि बस इस पर आप पोटेंशियल को ग्रेजुअली ड्रॉप करवाइए। ये लिख दीजिए, पोटेंशियल
purpose of the primary circuit is to establish a potential gradient on the potentiometer wire. तो पोटेंशियल ग्रेडियंट को हम इस तरह से डिफाइन करेंगे, ये जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है, दिस इज fall of potential per unit length on the wire. ग्रेडियंट को हम लोग K से लिख देते हैं और फिर ये V वायर अपॉन L वायर हो जाता है। पोटेंशियल को खुद को हमने एक जगह इंटेंसिटी को एक बार कहा था पोटेंशियल ग्रेडियंट, वही बात है। यहां से यहां तक जाएंगे इस रीजन में तो पोटेंशियल फॉल होता जाएगा, और फॉल ऑफ पोटेंशियल को पोटेंशियल का ग्रेडियंट कहते हैं, उसे इंटेंसिटी कहते हैं। एक प्रकार से ये जो K है, दिस इज इक्वल टू इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिकल फील्ड इनसाइड द वायर। दिस इज इक्वल टू, क्योंकि पोटेंशियल ग्रेडियंट है ना, तो न्यूमेरिकली दिस इज इक्वल टू intensity of electrical field inside wire। मतलब वो इस इंटेंसिटी को फिर आपको ये सारी जानकारियां देने के बजाय F/Q से भी दे सकता है। वो बोलेगा कि वायर में एक चार्ज पे इतना फोर्स लग रहा है, तो वायर के अंदर की आपको इंटेंसिटी पता लग गई। तो इंटेंसिटी जो है वही पोटेंशियल ग्रेडियंट है। इसकी यूनिट क्या आएगी? वोल्ट पर मीटर, और इंटेंसिटी की भी यूनिट वोल्ट पर मीटर होती थी। बोलेगा वायर के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है और उस पर इतना फोर्स लग रहा है, तो F/Q से आप उसकी इंटेंसिटी निकाल लीजिए, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट हो गया। जो यूजुअल तरीका है पोटेंशियल ग्रेडियंट कैलकुलेट करने का, वो ये है कि सबसे पहले आप सर्किट का करंट निकालिए, स्टेप नंबर 1। सबसे पहले आप सर्किट का करंट निकालिए। स्टेप नंबर 2 में I × R से इसका वोल्टेज निकालिए, और स्टेप नंबर 3 में ये वोल्टेज अपॉन लेंथ V वायर अपॉन L वायर इज K। इसकी यूनिट है वोल्ट पर मीटर या न्यूटन पर कूलम। ये इसेंशियली इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिकल फील्ड है। पोटेंशियोमीटर के चाहे थियरी के न्यूमेरिकल्स हों, थियरी के क्वेश्चंस हों, चाहे एक्चुअली मैथमेटिकल न्यूमेरिकल्स हों, सबसे पहला काम आपको उसके के बारे में सोचना होता है। तो सबसे वैलिड, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है पोटेंशियोमीटर की जो जान है इसके न्यूमेरिकल्स की, वो है इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट को देने के और कैलकुलेट करने के कई तरीके हो सकते हैं। पहले तो वही बोल दे, कुछ भी पूरी बैटरी की बात ना करे, बोले वायर की लेंथ 1 मीटर है और वायर पे 5 वोल्ट गिर रहा है, तो डायरेक्टली उसने पूरा V/L दे दिया, V वायर बाय L वायर, या वही F/Q या वायर के अंदर की इंटेंसिटी। दूसरे IR/L में मैंने ये दे देगा आपको कि इसमें करंट जा रहा है डायरेक्टली 5 एम्पियर, और रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है वायर का 2 ohms। रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ दे देगा, बोलेगा रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर ऑफ द वायर या रेजिस्टेंस पर मिलीमीटर ऑफ द वायर। तो रेजिस्टेंस का ग्रेडियंट दे देगा, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है ना, रेजिस्टेंस का ग्रेडियंट, इससे आप कैलकुलेट करेंगे पोटेंशियल का ग्रेडियंट। तो उसका एक फॉर्मूला खैर ये भी है, तो वो इस तरह से भी दे सकता है, इस तरह से भी दे सकता है। सबसे ज्यादा जो कॉमन काम है वो ये है कि आप पहले प्राइमरी सर्किट का करंट निकालिए, फिर वायर के अक्रॉस वोल्टेज निकालिए, फिर वायर की लेंथ से डिवाइड कर दीजिए। अगर के में आपको कॉन्फिडेंस है तो पोटेंशियोमीटर के न्यूमेरिकल्स में कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती। इसकी कंस्ट्रक्शन में अब हम आगे चल रहे हैं। पहले हमने बात की थी पोटेंशियोमीटर में प्राइमरी सर्किट की, और अब हम देख रहे हैं सेकेंडरी सर्किट। तो बेसिकली सेकेंडरी सर्किट कंटेन्स द एलिमेंट, इट कंटेन्स द एलिमेंट across which potential difference is to be measured, जिसके अक्रॉस का आपको वोल्टेज नापना है। सेकेंडरी सर्किट में बस वो एलिमेंट ही होता है, बस इतनी सी बात है। देखो प्राइमरी सर्किट तो कुछ ऐसा रहेगा, ये EP हो गया, ये इस पूरी ब्रांच का टोटल रेजिस्टेंस हो गया, यहाँ रेजिस्टेंस है, यहाँ रेजिस्टेंस, सब यहाँ हम इसमें इंक्लूड कर लेते हैं। ये वायर का रेजिस्टेंस हो गया। अब यहाँ पर वो एलिमेंट है जिसके अक्रॉस मुझे वोल्टेज नापना है, इसको मैं ES कह लेता हूँ। सेकेंडरी वोल्टेज मुझे नापना है, इसको मैं ऐसे गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करता हूँ, फिर ये फ्लोटिंग कॉन्टैक्ट वही जॉकी से लाता हूँ। तो इतना सा जो पार्ट है ना, या ये जो पूरा लूप है, इसको आप सेकेंडरी सर्किट कह सकते हैं। बेसिकली बस इतना प्राइमरी सर्किट है,
और सेकेंडरी सर्किट इतना सही है बस। ये वायर नहीं, ये वायर तो एक्चुअली प्राइमरी सर्किट का हिस्सा है। सेकेंडरी सर्किट है, आपको सिर्फ ये देखना चाहिए, ये है सेकेंडरी सर्किट। ये कोई ऐसा ये सेल हो सकता है, या फिर वो बोलेगा कि साहब यहां से एक किसी और सर्किट का ये हिस्सा है, किसी और सर्किट का हिस्सा है ये रेजिस्टेंस। तो इससे मैंने वायर, ये जो कोई पंखा है जैसे, इसमें मैंने वो कनेक्शंस कर दिए ये। अब ये वो एलिमेंट है जिसके अक्रॉस का मुझे वोल्टेज चाहिए, तो इसको आपको ऐसे, ये सेकेंडरी सर्किट है, इसका वोल्टेज चाहिए ना, तो इसके एक एंड से एक वायर निकाल के यहां कनेक्ट कर दो। ये जो हाई पोटेंशियल पॉइंट है, ये बैटरी के जो पॉजिटिव से जुड़ा है ना, ये हाई पोटेंशियल पॉइंट है। तो एक पॉइंट को तो आप सर्किट के हाई पोटेंशियल पॉइंट पे ले आइए, और जहां वो एलिमेंट खत्म हो गया है वहां से एक वोल्टेज निकाल के फिर हम ये बैलेंस करते हैं। कोई हम ये लेंथ नाप लेते हैं, बस कोई एक लेंथ नाप लेते हैं। हम फिर से इस जॉकी को हिट एंड ट्रायल से इस तरह से घुमाते हैं, कभी यहां टच कराते हैं, कभी यहां टच कराते हैं, ताकि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 आ जाए। अगर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 आ गया, इसका मतलब इस पूरे लूप में कोई नेट पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है। यहां करंट 0 नहीं है, यहां करंट 0 नहीं है, यहां करंट 0 नहीं है, और इसमें डिफ्लेक्शन 0 आ गया, तो इस पूरे लूप में करंट नहीं है। तो फिर केवीएल से इसका वोल्टेज और इसका वोल्टेज बराबर है, ऐसे लिख दीजिएगा। ये वही जॉकी है, सॉलिड मेटालिक पीस है, इट प्रोवाइड्स फ्लोटिंग कॉन्टैक्ट, and by hit and trial, ये तो A और B पॉइंट्स थे, ये पॉइंट में भी C है। पॉइंट C is obtained such that there is no deflection in the galvanometer। तो ये फिर से नल पॉइंट हो गया, 0 डिफ्लेक्शन, नल डिफ्लेक्शन, तो ये नल पॉइंट हो गया। और ये जो लेंथ है इसको हम बैलेंसिंग लेंथ कहते हैं। L is called the balancing length। बस हमें experimentally this L is measured, the length is measured, जिसके करस्पॉन्डिंग वो लेंथ नापते हैं जिसके लिए यहाँ गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 आ जाता है। और अब अगर इस लूप पे मैं केवीएल लगाऊंगा, तो वोल्टेज अक्रॉस AC इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी एलिमेंट। क्योंकि अगर ये वोल्टेज बराबर नहीं है तो फिर डिफ्लेक्शन 0 कैसे हो रहा है? इस सर्किट में नेट वोल्टेज 0 है, तो इसका वोल्टेज और जरूर इसका वोल्टेज इक्वल और ऑपोजिट है। लिख दीजिए बाय केवीएल, इट कैन बी सीन दैट द वोल्टेज अक्रॉस लेंथ L of the wire by KVL in the secondary loop। अब मैं इस पूरा लूप इंक्लूड कर ले रहा हूं, सेकेंडरी सर्किट खाली इतना था, सेकेंडरी लूप ये पूरा हो गया। By applying KVL in the secondary loop, it can be seen that the voltage across the balancing length is equal to the voltage across the element connected in the secondary circuit। इस रेजिस्टेंस को मैं अगर आरडीएच बोल देता हूं, तो मेरा कहना है इस लेंथ के अक्रॉस जो वोल्टेज है और इस आरडीएच के अक्रॉस जो वोल्टेज है, जरूर वो इक्वल और ऑपोजिट है। ऑपोजिट वाली बात शायद डाउट आ रही होगी, समझेंगे उसको, पर बेसिकली इसमें करंट नहीं जा रहा, मतलब यहाँ वोल्टेज और यहाँ वोल्टेज, ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम पोटेंशियल पे है, ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम पोटेंशियल पे है, और ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम पोटेंशियल पे है। पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है, तभी तो करंट नहीं जा रहा। ये अपना एक इंडिपेंडेंट सर्किट है, इसमें करंट जा रहा है, और प्राइमरी सर्किट में भी करंट हमेशा जाता है। वो लिख दीजिए, करंट इन द प्राइमरी सर्किट इज नेवर 0, वरना ग्रेडियंट एस्टेब्लिश करेगा ही कौन? कभी भी ऐसी सिचुएशन नहीं आती कि प्राइमरी में इस पूरे वायर, पोटेंशियोमीटर वायर में करंट 0 हो जाए। सिर्फ हम गैल्वेनोमीटर में 0 करंट की बात कर रहे हैं, इस आर्म में 0 करंट की बात कर रहे हैं, और इस आर्म में, सिर्फ इन 2 आर्म्स में 0 करंट की बात कर रहे हैं। इस सर्किट में भी लगातार करंट बह रहा है, और अगर ये ऐसा सर्किट है जिस इस एलिमेंट के अक्रॉस का वोल्टेज निकालना है और ये भी किसी सर्किट का पार्ट है, तो इस सर्किट में भी करंट जा रहा है, सिर्फ इस वायर में और इस वायर में करंट नहीं है, बस। अब आप ये हेडिंग दे दीजिए, प्रिंसिपल। पोटेंशियोमीटर का बेसिक प्रिंसिपल क्या है?
हम लोगों ने यहाँ ग्रेडियंट एस्टेब्लिश किया और ये एक्सपेरिमेंटली लेंथ एल नाप ली, तो जो अननोन वोल्टेज है ना, जो सेकेंडरी वोल्टेज है, दैट इज इक्वल टू के इंटू एल। बस यही इसका प्रिंसिपल है। मैंने यहाँ ग्रेडियंट एस्टेब्लिश किया, वोल्टेज पर यूनिट लेंथ नापा। अब वोल्टेज पर यूनिट लेंथ को गिवन लेंथ से नापूंगा तो इस लेंथ के अक्रॉस वोल्टेज मिल जाएगा ना। वोल्टेज अक्रॉस लेंथ L is equal to voltage per unit length into given length। बस इतनी सी बात है। इधर हमने ग्रेडियंट एस्टैब्लिश किया और यहां निकाल लिया वोल्ट पर सेंटीमीटर, और फिर कितने सेंटीमीटर में बैलेंस आ रहा है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको ये अननोन वोल्टेज मिल जाएगा। आप प्राइमरी सर्किट की मदद से एक ग्रेडियंट एस्टैब्लिश करते हैं, ये के आप निकाल लेते हैं V वायर अपॉन L वायर से, फिर एक्सपेरिमेंटली आप यहाँ नल पॉइंट ऑब्टेन कर देते हैं, इसकी लेंथ नाप लेते हैं और ग्रेडियंट से इस L को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट जो अल्टीमेट लास्ट स्टेप होगा आपके न्यूमेरिकल्स का, वो ये होगा। इसके न्यूमेरिकल्स में दो ही स्टेप होंगे। एक स्टेप होगा किसी भी तरह के निकालना, उसके 2-3 मेथड हमने बताए थे। किसी भी तरह ग्रेडियंट निकालना, और एक बार के निकाल लिया तो के को बैलेंसिंग लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो। भाई वोल्टेज पर यूनिट लेंथ को जब आप एक लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उस लेंथ के अक्रॉस का टोटल वोल्टेज आपको मिल जाएगा ना। वोल्टेज पर यूनिट लेंथ को आप एक लेंथ से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको उस लेंथ के अक्रॉस का टोटल वोल्टेज मिल जाएगा। यही है स्टेप नंबर 1 में, कहीं से के निकालिए फिर के इंटू एल कर दीजिए, दैट्स इट। जब आप इसका एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहे होते हैं ना, तो बस सबसे पहले आप गैल्वेनोमीटर को एंड ए के करीब कहीं टच करते हैं और फिर आप इसको गैल्वेनोमीटर को एंड बी के करीब कहीं टच करते हैं। अगर दोनों बार डिफ्लेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है तो फिर मतलब सर्किट सही बना है, ऐसा लिख दीजिए। इमीडिएटली आफ्टर कंप्लीटिंग द सर्किट, the jockey is first connected near end A of the wire and is then connected near end B of the wire. If in both the cases deflection obtained is in opposite direction, it means that the connections are right and the null point will be obtained somewhere in between. हम लोग यहाँ पे बाई डायरेक्शनल गैल्वेनोमीटर यूज करते हैं। अगर हमने पहले यहाँ कनेक्शन किया है तो एक्चुअली अभी यहाँ वोल्टेज कम है, शायद यहाँ वोल्टेज ज्यादा है, तो गैल्वेनोमीटर में से मान लीजिए इसके हिसाब से करंट जाएगा, ये एक सर्किट बन जाएगा। यहाँ 2 वोल्ट होगा और यहाँ 10 वोल्ट होगा, तो ये ऐसा लूप बन जाएगा और मे बी डिफ्लेक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट होगा बाई डायरेक्शनल गैल्वेनोमीटर। फिर जब मैं इसे वहां जोड़ देता हूँ तो इस पे 8 वोल्ट हो जाता है सपोज, या चलो 12 वोल्ट हो जाता है, या 10 वोल्ट है, सपोज ये 12 वोल्ट है, मे बी ये 14 वोल्ट है, इसमें से 2 वोल्ट यहाँ गिरा और 12 वोल्ट इस पूरे वायर पे गिर रहा है, और अभी ये सपोज 11 वोल्ट है, मैंने कहा ये 14 वोल्ट है, 2 वोल्ट यहाँ गिर गया तो बचा पूरे वायर पे 12 वोल्ट। और अभी जहां आपने कनेक्शन किया है ये आपका पॉइंट सी है, यहां से यहां तक मान लीजिए है 11 वोल्ट और ये है 10 वोल्ट, तो अब ये जीतेगा और अब करंट उल्टा जाएगा। अगर करंट उल्टा जा रहा है इसका मतलब आपका सर्किट सही बना हुआ है, और अगर इधर पॉजिटिव डिफ्लेक्शन हो रहा है और इधर नेगेटिव डिफ्लेक्शन हो रहा है तो कोई तो ऐसा पॉइंट आएगा जहां नल डिफ्लेक्शन मिलेगा, आपको वही ढूंढना है। अगर कभी गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन ज्यादा हो रहा है, मतलब आप नल पॉइंट से दूर हो, और कभी डिफ्लेक्शन काफी कम हो गया है, बहुत थोड़ा सा डिफ्लेक्शन है, मतलब आप करीब अपने मंजिल पे नल पॉइंट पे करीब आ ही गए हो, अब ये लिख दीजिए, इफ डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर इज लार्ज, अगर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन ज्यादा है, then we are much away from the null point. But if deflection in the galvanometer is minimum, hardly any, that means you are almost there. null point के आप काफी करीब हैं, बहुत थोड़ा फिर जॉकी को शिफ्ट करिए
हम देख रहे हैं मैक्सिमम वोल्टेज दैट कैन बी मेजर्ड विद द पोटेंशियोमीटर। तो मैक्सिमम वोल्टेज आप जो वोल्टेज नापते हो उसका फॉर्मूला है K इंटू L। अब K तो पूरे वायर पे कांस्टेंट है, यहाँ के 1 सेंटीमीटर पे और यहाँ के 1 सेंटीमीटर पे और यहाँ के 1 सेंटीमीटर पे, सारे 1 सेंटीमीटर पे जो वोल्टेज गिर रहा है वो कांस्टेंट है। K इज कांस्टेंट। एक पर्टिकुलर सेटअप में K इज कांस्टेंट। तो बस अगर आपको वोल्टेज मैक्सिमम चाहिए, तो ये L मैक्सिमम ले लो, मतलब when balance is obtained at the other end of the wire, balance is obtained at other end of the wire, तो उस समय जो वोल्टेज आप नापोगे वो मैक्सिमम वोल्टेज है जो आप नाप सकते हो, मतलब ये उस वोल्टेज के बराबर है जो वायर पे गिर रहा है। इट इज इक्वल टू the total voltage drop across the potentiometer wire, it is equal to the total voltage drop। वायर पे जितना वोल्टेज गिरेगा यार उतना ही तो नाप सकते हो। ये 12 वोल्ट की बैटरी थी और यहाँ 1 वोल्ट सपोज गिर रहा है, तो अब अगर आपका मिड पॉइंट पे बैलेंस आ रहा है, कभी मिड पॉइंट पे बैलेंस आ रहा है, तो 12 में से 1 यहाँ गिर गया था, वायर पे गिर रहा है 11, और यदि मिड पॉइंट पे बैलेंस आ रहा है मतलब आपका अननोन वोल्टेज जो सेकेंडरी वोल्टेज है वो है 5.5 वोल्ट। 12 में से 1 वोल्ट सपोज यहाँ गिर गया तो वायर पे गिर गया 11, और अगर कभी मिड पॉइंट पे बैलेंस आ रहा है तो 11 का जो आधा है वो वोल्टेज आपके सेकेंडरी सर्किट का वोल्टेज है। और कभी अगर सीधे यही बैलेंस आ रहा है, कभी बैलेंस यही आ रहा है, तो फिर तो जितना वायर पे वोल्टेज गिर रहा है वो पूरा ही आप नाप पा रहे हैं। पर क्या है कि अगर यहाँ एकदम यहाँ बैलेंस आएगा ना, तो ऐसा हो भी सकता है कि सर्किट कंप्लीट ना हो, सर्किट ही कंप्लीट ना हो। अगर सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तो भी तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन नहीं दिखाएगा ना। आप वायर के को टच करने के बजाय लाइट गई। मोनिश तेरी भी यही क्या? हाँ सही। इक्वल टू दा के बाद क्या था? total voltage drop across the potential wire।